प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखें सिलेबस क्या रहेगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह हमारा पहला अध्याय है। और दादी माँ, यह द्वितीय अध्याय है। और हिमालय की बेटियां, यह हमारा तृतीय अध्याय है। और व्याकरण से रहेंगे वर्ण विच्छेद और भाषा लिपि। तो इस प्रकार के हम जो है 100 ही क्वेश्चनों का आज अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम उन्हें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता हैं। तो देखिए बच्चों, जो पंछी उन्मुक्त गगन में उड़ते हैं उनका शिवजी मंगल करते हैं। तो कौन हुआ आंसर? शिव मंगल सिंह सुमन। दूसरा प्रश्न है, पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? तो वह कहता है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो बहता जल कहाँ होता है? नदी, झरनों का जल। सी आंसर। बंधन किसका है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो बंधन किसका है? स्वर्ण श्रृंखला, सोने की उस जंजीरों का। आंसर सी। लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती थीं? अब देखिए, क्षितिज की सीमा मिल जाती, ये भी सही है। अगर लंबी उड़ान वो भरता तो जहां धरती और आसमान मिलते हैं वो मिल जाती सीमा उसे। और सांसों की डोरी तन जाती, यह भी संभावना है कि वह पक्षी जो है इतना दम लगा देता उड़ने में कि सांसों की डोरी तनना का मतलब है जान जोखिम में डालना। सी आंसर होगा। ये दोनों ही बातें हो सकती थीं। पक्षी के अरमान क्या हैं? क्योंकि वे बंधन में हैं, क्योंकि वे आसमान की ऊंचाइयां छूने में असमर्थ हैं, अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले गगन की सीमा पाने, लाल चोंच जो वो कहता है कि चुगते तारक अनार के दाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो अनार के दानों रूपी तारों को वो चुगना चाहते हैं, यही उसके अरमान थे। तो आंसर होगा सी। पक्षी किस रूप में रहना चाहते हैं? पक्षी किस रूप में रहना चाहते हैं? ना तो व्याकुल ना पिंजरे में। पक्षी जो है उन्मुक्त होकर रहना चाहते हैं कि वो किसी के भी बंधन में ना हो, स्वतंत्र हो। सी आंसर। पिंजरे में रहकर पक्षी क्या नहीं कर पाएंगे? गा नहीं पाएंगे। यही था कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में वहां अपनी उड़ान भूल गए थे। और पिंजरे में क्या था कि पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। तो यहां आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पिंजरे में रहकर वो गा नहीं पाएंगे, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। और स्वर्ण श्रृंखला में वो उड़ान और गति भूल गए थे। तो यहां आप थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीज का। ए आंसर होगा। सोने का पिंजरा भी पक्षियों को क्यों नहीं पसंद आता? वे तो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, ये भी सही है, इसीलिए पसंद नहीं आता। क्योंकि उनकी आज़ादी छिन जाती है, ये भी सही है, इसलिए भी पसंद नहीं आता। क्योंकि वे कैदी के रूप में नहीं रहना चाहते, इसलिए भी उन्हें वो पसंद नहीं आता। तो हमारे चारों ही प्रश्न जो है सही होंगे। ये सॉरी, तीनों प्रश्न। डी आंसर होगा। कनक तीलियों से टकराकर क्या हो गया? कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, उनके पंख टूट जाएंगे। सी आंसर होगा। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक शब्द का अर्थ क्या है? कनक शब्द का अर्थ है सोना। तो ये ध्यान रखें, कनक शब्द का अर्थ सोना। और दादी माँ पाठ के लेखक का नाम बताएं। तो दादी माँ क्या करती थी? हमारे लिए शिव जी का प्रसाद लाती थी। तो कौन हुआ? शिव प्रसाद सिंह। शिव मंगल सिंह सुमन किसका हुआ? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। लेखक की कमजोरी क्या थी? घर न जाने की, घर में लड़ाई झगड़े करने की, घर की याद सताने की। तो लेखक को जो है दादी माँ पाठ में घर की याद सताती है, वह उन यादों में जो है गुम हो जाता है। ये सी आंसर है। और दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? स्नेह और ममता भरा, क्योंकि दादी जो है वह स्नेह और ममता की मूर्ति होती है। दादी माँ क्यों उदास रहती थी? तो दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण उदास रहती थी। सी आंसर होगा। पाठ में बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाते थे? ये नहाते थे कवार के महीने में।
आश्विन मास भी इसको बोलते हैं। कवार के महीने में जो है झागदार पानी बारिश का आता था, उसी में ये नहाते थे। विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या करती थी? तो वह भजन तो गाते हैं लेकिन रात भर गीत गाती थी। भजन सत्संग वाले होते हैं, लेकिन ये क्या करती थी? रात भर गीत गाती थी। अभिनय वह उसी रात को करती थी, जो नाटक करती थी ये तो उसी रात को करती थी जिस रात शादी, लेकिन रात भर गीत गाती थी 4-5 दिन पहले। कौवा पहले कहाँ पर बैठा हुआ था? कौवा जो है वह पहले खजूर के पेड़ पर था और बाद में आकर बैठ गया खिड़की पर। तो आंसर देखिए क्या है कि कौवा पहले कहाँ बैठा था? तो पहले खजूर पर बैठा था और फिर आकर के लेखक की खिड़की पर बैठ गया। तो आंसर होगा हमारा ए। नहाकर लौटने पर दादी माँ लेखक के लिए क्या लेकर आई थी? चबूतरे की मिट्टी। क्योंकि दादी माँ को लगा कि लेखक ज्यादा बीमार है, इसलिए ये जो होती है राख वगैरह, जिसको हम बभूति बोल देते हैं किसी सिद्ध बाबा के हवन कुंड की, तो नहाकर लौटने पर दादी माँ क्या लाई? चबूतरे की मिट्टी, ताकि मेरा बेटा जो है ठीक हो जाए। लेखक की कमजोरी क्या थी? खाने की, घर जाने की, घर की याद सताने की। तो लेखक की यही कमजोरी है कि घर की उसे याद सताती है। बीसों गर्मी, बरसात और वसंत का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब यह है कि लेखक की उम्र 20 साल हो चुकी है। तो लेखक की उम्र 20 साल होना, यही इसका मतलब है। बीसों गर्मी बरसात जब कोई बंदा देख लेता है तो इसका मतलब 20 साल का हो गया। शुभ चिंतक शब्द का अभिप्राय क्या है? भला सोचने वाला भी आंसर होगा। जो भला सोचता है हमारा, वो शुभ चिंतक होता है। लेखक को खुश करने के लिए उनके मित्र क्या करते थे? उनकी बातें सुनते, उनको हंसाते, छुट्टियों के बारे में बातें करते थे। तो लेखक को खुश करने के लिए मित्र क्या करते थे? छुट्टियों के बारे में बातें करते थे, ताकि लेखक खुश हो जाए छुट्टियों के बारे में सुन के और वो फिर घर जा पाए। प्रतिकूलता का विलोम होता है अनुकूलता। ये कूल जो होता है वो किनारा होता है। जब हम अनु अर्थात उसकी तरफ और प्रति उससे दूर, प्रतिकूल अर्थात दूर जाना और अनुकूल उसकी तरफ आना। जब हम कहते हैं कि यह मेरे अनुकूल है अर्थात मेरे लिए पॉजिटिव है, मेरी बातें मानता है, और जब हम कहते हैं यह मेरे लिए प्रतिकूल है तो वह हमारी बातें नहीं मानता। तो प्रतिकूल अनुकूल ये ध्यान रखें। ए आंसर। दिन में बाहर चादर लपेटे कौन सोया था? स्वयं लेखक सोया था, क्योंकि वो बीमार था। सी आंसर। दादी माँ कैसे पानी में नहा कर आई थी? तो दादी माँ भी झाग वाले पानी से नहा कर आई थी, क्योंकि बारिश में, कवार के महीने में सभी जो है ऐसे पानी में नहाते हैं। दादी माँ की धोती कैसी थी? सफेद, बिना किनारों की। तो आप दोनों तरह की, डी आंसर होगा। सफेद थी और कैसी थी? बिना किनारी की थी। दोनों तरह की, डी आंसर हमारा। दादी माँ के बाल किसके समान थे? यह थे सन के समान। सन का मतलब होता है जैसे पहले सफ़ेद रंग की वो हो जाती है सन, उसको उससे जेवड़ी वगैरह भी बनाते हैं गाँव में लोग कूट करके, तो सन के समान जो है सफ़ेद थे। सन सूर्य वाला नहीं होगा। दादी माँ की क्रियाकलापों से उसका क्या भाव झलकता था? दादी माँ की क्रियाओं से उसका स्नेह का भाव झलकता था, तो सी आंसर होगा। किसके विवाह के दिनों की बात है? तो किसके विवाह के दिनों की बात है? लेखक के भाई के। विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या करती थी? तो क्या करती थी 4-5 दिन पहले औरतें? रात भर गीत गाती हैं। यह पहले भी जो है प्रश्न आ चुका है, इसका ध्यान रखें। विवाह की रात को औरतें क्या करती हैं? विवाह की रात को औरतें अभिनय करती हैं, अर्थात वो क्या करती हैं? नाटक करती हैं। और पुत्रोत्पत्ति शब्द का सही संधि विच्छेद है, यह देखें, पुत्र प्लस उत्पत्ति। पुत्र उत्पत्ति, तो कौन सा होगा हमारा आंसर? जो है वह डी होगा, क्योंकि पहले में क्या लिखा हुआ है? पुत्र उत्पत्ति। एक जो लास्ट में देखिए आप सिंगल तय आया हुआ है, और पुत्र उत्पत्ति जो डी वाला है वह सही होगा। अब पुत्र जो त्र है वह त और र के मेल से बना है, और र में क्या है? अ स्वर है, उसके बाद क्या है? उ स्वर है। अ और उ गुण संधि होकर के यह ओ बना, इसलिए बना पुत्रोत्पत्ति। दादी माँ किसकी मूर्ति प्रतीत होती थी? तो दादी माँ प्रतीत होती थी स्नेह और ममता की मूर्ति। ये स्नेह और ममता 2-3 बार प्रश्न इसके हमने बनाए हैं।
परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन को सूखे पत्ते सा नचाता है का अभिप्राय है। परिस्थितियों रूपी जो हवा का चक्कर होता है वो हम हो जाते हैं जीवन के सूखे पत्ते, और जो हमारी परिस्थितियां हो जाती हैं वह हो जाती हैं भूचाल। वह हमें कैसे नचाती हैं? तो देखिए, जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। दोबारा से देखें, परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन को सूखे पत्ते सा नचाता है का अभिप्राय क्या है? यही है कि जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां आती जाती रहती हैं और वो जो चक्कर है हमें नचाता रहता है। दादी माँ क्यों उदास रहती थी? गरीबी के कारण, आपसी लड़ाई झगड़े के कारण, बीमारी होने के कारण, या दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण। दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह आंसर आ चुका है। दादा ने दादी को क्या धोखा दिया? दादी से पहले मरकर। सही है, दादा ने कहा था कि मैं तेरे बाद मरूंगा, और हो गया विपरीत, दादाजी पहले चलते रहे। तो क्या कहेंगे? दादी से पहले मरकर। तो दादाजी ने इस प्रकार से धोखा दिया। लेखक को किस बात का यकीन नहीं हो रहा था? अपने बड़े भाई की शादी पर, उनकी नौकरी जाने पर, अपनी दादी माँ की मृत्यु पर, दादी का कंगन बिक जाने पर। अपने दादी माँ की मृत्यु पर जो है लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी दादी की जो है यादें उसे आ रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। लेखक ने किन्हें दूर से देखा था? लेखक ने हिमालय पर्वत को, या हिमालय की चोटियों को, या हिमालय से निकलने वाली नदियों को, या हिमालय के समतल मैदानों को। तो लेखक ने दूर से देखा था हिमालय से निकलने वाली नदियों को, दूर से देखा था इन्हें। नदियों की बाल लीला कहाँ देखी जा सकती है? घाटियों में, नंगी पहाड़ियों पर, उपत्यकाओं में। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। घाटी की जो नंगी ये पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ, उन्हीं में ऊपर नंगी पहाड़ियाँ, और उपत्यकाएं और अधित्यकाएं। एक होता है उपत्यका, एक होता है अधित्यका। एक पहाड़ की ऊपर की चोटी, एक नीचे की चोटी को ऐसा बोलते हैं। तो नदियों की बाल लीला जो है वहाँ सभी जगह देखी जा सकती हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम पाठ में नहीं आया है? रांची, सतलुज, गोदावरी, कोसी। तो कौन सी नहीं आया? गोदावरी नहीं आया। रांची का नाम आया, सतलुज का, कोसी का, गोदावरी का नहीं। ये दक्षिण भारत की जो है हमारी नदी है, ये ध्यान रखना आप, इसका नाम नहीं आया। बेतवा नदी को किसकी प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है? तो बेतवा नदी जो किसकी प्रेमिका थी? वो मेघदूत की। बेतवा नदी को किसकी प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है? मेघदूत की। तो यहाँ बात ऐसे भी बन सकती है कि जब वो कह रहा था कि हमारे यहाँ संदेश भेजने की परंपरा है, तो यक्ष ने मेघ को दूत बना करके जो है उसने भेजा था। तो बेतवा नदी देखिए, नदी कब भरती है? जब बारिश होती है। तो नदियों का अगर देखा जाए तो प्रेम बादल से है। तो इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं कि ये प्रेयसी का मतलब प्रेमिका। बेतवा नदी किसकी प्रेमिका थी? बादल की, क्योंकि बादल बरसेगा तभी तो वो बहेगी। तो मेघदूत की, अर्थात मेघ रूपी दूत की प्रेयसी थी। लेखक को नदियां कहाँ अटखेलियां करती हुई दिखाई पड़ती हैं? अर्थात शरारतें कहाँ करती हुई दिखाई पड़ती हैं? हिमालय की गोद में। नदियां जो है समतल मैदान में आकर बहती हैं और हिमालय की गोदियों में उछल उछल कर जो है क्रीड़ाएं करती हैं। तो हिमालय की गोदी में ही जो है उसे नाचती अटखेलियां करती हुई दिखाई देती है। लेखक ने नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता कहा? नदियों को कहा पुत्री और हिमालय को क्या कहा? पिता, क्योंकि पुत्रियां हिमालय रूपी पिता से निकल करके आती हैं। पिता पुत्रियों का संबंध बताया। लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? तो लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? सतलुज। सतलुज जो नदी है यह भी पहाड़ों से निकल करके फिर इसका पानी पाकिस्तान में कुछ हिस्सा चला जाता है। तो लेखक ने सतलुज नदी के ऊपर ही बैठा था। इसमें जब पांव डुबोया तो थकान जो थी लेखक की सारी उतर गई। और होता भी यही है, जब भी हमारे पांव में कोई मोच पड़ जाए या कोई ऐसी गुम चोट लग जाए तो पानी में यदि हम अपने शरीर के अंग को डालते हैं तो पानी उसे लगभग ठीक करता है। इनमें से गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम हैं कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र, फूले कदम नागार्जुन, दादी माँ शिव प्रसाद सिंह, हिमालय की बेटियां नागार्जुन। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? यहां देखें आप, तो यहाँ पर कठपुतली जो लेसन है वो भवानी प्रसाद मिश्र का है। कठपुतलियाँ भवन में रहती हैं।
फूले कदम नागार्जुन। दादी माँ ये शिव प्रसाद सिंह थे। आपने देखा कि दादी माँ किसका प्रसाद लाती है, शिव जी के प्रसाद का। और हिमालय की बेटियां जो है नागार्जुन इसके लेखक हैं। तो हम अपना डी आंसर इसमें मानेंगे कि हिमालय की बेटियों के लेखक हैं नागार्जुन। लेखक ने नदियों को कैसे देखा था, तो नदियों को तो दूर से देखा था, पहाड़ से छूकर नजदीक से नहीं, दूर से देखा था। तो हमारा आंसर ये रहेगा। लेखक को नदियां कैसी लगती थी, शांत, उग्र, गंभीर या निश्चल। तो उन्हें शांत लगती थी जब वो मैदान में थी, और जब उसने पहाड़ की चोटियों के ऊपर वहां देखा तो उसे नटखट प्रतीत हुई। समतल मैदान में पहुंचकर नदियां कैसी हो जाती हैं, शंकरी, छोटी, विशाल या दुबली। आप जानते हैं कि नदियां कैसी हो जाती हैं, विशाल, क्योंकि ऊपर से जैसे पानी आता है उसकी धाराओं में अनेक धाराएं जो है आकर के मिल जाती हैं और नदियां विशाल हो जाती हैं। संभ्रांत शब्द का समानार्थक शब्द है अशिष्ट, चरित्रहीन, शिष्ट या कुलीन। तो शिष्ट या कुलीन। संभ्रांत होता है भले घर की स्त्री, शिष्ट जिसका अच्छा आचरण हो उसे कुलीन भी कहते हैं, कि अच्छे कुल वाली को कुलीन कहा गया है। आगे है, हिमालय की चढ़ाई पर चढ़कर जब लेखक ने नदियों को देखा तो कैसी लगी वो, शंकरी, लंबी चौड़ी, फैलाव लिए हुए, दुबली पतली। तो उसे दुबली पतली लगी। जब लेखक ने नदियों को पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ाई पर जाकर देखा था तब वहां दुबली पतली लगी। आश्चर्य यही हुआ कि वो जो दुबली पतली हैं वो समतल मैदान में आकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियों की संज्ञा क्यों दी, क्योंकि नदी शब्द स्त्रीलिंग है। लेखक नदियों को हिमालय की बेटियां मानता है। हिमालय से निकलने के कारण हिमालय उसे नदियों का पिता लगता है। तो हमारा सी आंसर होगा कि हिमालय की बेटी क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि वो उसमें से निकलती है और निकलने के कारण उसे क्या लगा, हिमालय पिता है और वो क्या है, उसकी पुत्रियां हैं। आगे प्रश्न है, कौन भागी जा रही है, हिमालय, समुद्र, नदियां या लेखक। नदियां भागी जा रही हैं। नदियों के भागने का कारण क्या है, प्रसन्न होना, उदास होना, बेचैन होना या संतुष्ट होना। तो बेचैन होना। ये उसने एक सवाल किया था लेखक ने कि ये जो नदियां हैं आखिर ऐसा और कौन है जो इन्हें प्यारा लगता हो, अर्थात प्यारा कौन होता है, पिता, लेकिन पिता को भी छोड़ करके ये नदियां बेचैन क्यों है, ये कहाँ भागना चाहती हैं। तो आया कौन, समुद्र। और समुद्र को क्या माना, नदियों का पति, जिसके पास ये पहुंचना चाहती हैं, जो इनका हाथ पकड़ना चाहता है। तो ये बेचैन है कि कैसे हम जो है वहां तक पहुंचे। नदियों का पिता कौन है, हिमालय है, ये आप सभी जान गए। हिमालय की बेटियां कैसी हैं, चंचल, नटखट, गंभीर या क्रूर। तो वो नटखट है। नटखट होता है शरारती, चंचल भी शरारती होता है, लेकिन नटखट यहाँ शब्द यूज किया है तो आपको वही चुनना है। और अतृप्त शब्द का अभिप्राय है अतृप्त, यानी जो तृप्त ना हो, जो है शांत ना हो, जिसकी तुष्टि ना हो। तो हम क्या कहेंगे, असंतुष्ट। जो संतुष्ट नहीं होता उसी को हम अतृप्त बोल देते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा। तो काका ने क्या कहा, लोक माता कहा। लोगों की ये माताएं हैं, ये काका कालेलकर ने कहा, यानी काका ने ही हमारे माता कहा उसे। कवियों ने नदियों को किसका स्थान दिया है, कवियों ने नदियों को स्थान दिया किसका, बहन का। कवि जो है कहता है नदियां बहन है, तो काका माँ कहता है और कवि बहन कहता है। लेखक किस नदी के किनारे बैठा था, यह फिर प्रश्न आ गया। तो वो सतलुज नदी के किनारे बैठा था और पांव डुबोया उसने। एक बार दोबारा से प्रश्न को देखें कि लेखक किस नदी के किनारे बैठा था, सतलुज, गंगा, यमुना, गोदावरी। तो वो सतलुज नदी के किनारे बैठा था। इसमें ये गलत दे दिया है तिब्बत का, ये प्रश्न नहीं बनता, तो आपका ए ही आंसर होगा। ये छपने में थोड़ा गलत आ गया। किस काम से लेखक का मन ताजा हो गया, आराम करने से, सतलुज के किनारे बैठने से, प्राकृतिक दृश्य देखने से, हिमालय पर चढ़ने से। सतलुज के किनारे बैठते ही लेखक का जो है मन कैसा हो गया, वह ताजा हो गया और पानी में पांव डालने से थकान मिट गई। कठपुतली को किस बात का दुख था, हरदम हंसने का, दूसरों के इशारे पर नाचने का, हरदम खेलने का, हरदम धागा खींचने का। तो कठपुतली को जो दुख था दूसरों के इशारे पर नाचने का। देखिए कठपुतलियां जो है वह कोई एक ऐसा बंदा होता है जो उन पुतलियों को धागे से बांध करके नचाता है, उन्हीं के द्वारा वह उनकी भाव भंगिमाएं या उनसे नृत्य करवाता है या कोई नाटक जो है वह दिखाता है, उनका अभिनय करता है।
तो पुतलियां बेचारी नाचती रहती हैं और नचाने वाला कोई और होता है, तो दूसरों के इशारे पर नाचने के कारण ही उन्हें क्या हो रहा है, कठपुतलियों को दुख हो रहा है। कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी, मस्ती करने की, खेलने की, आजाद होने की या नाचने की। देखो, कोई जब किसी दूसरों के इशारे पर नाचता है तो उसकी इच्छा होती है आजाद होने की। आगे है कठपुतली। पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा, स्वतंत्र होने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए या बंधन से मुक्त होने के लिए। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। दो कठपुतलियां हैं। पहली कठपुतली दूसरी से कहती है स्वतंत्र होने के लिए, बिल्कुल आज़ादी सभी चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, कि हम अगर अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो कोई हमें दूसरा नहीं नचाएगा। और बंधन से मुक्त होना, स्वतंत्र होना, एक ही बात इसमें आ जाती है। कठपुतलियों को किनसे परेशानी है, गुस्से से, पाँव से, धागों से। तो उपयुक्त सभी से, या ये आंसर बनेगा तो आप कहेंगे धागों से। क्यों? क्योंकि धागों के कारण ही वो जो कठपुतलियां हैं उन्हें कोई और नचाता है, अर्थात वो जुड़ी हुई होती हैं उंगलियों से धागों के कारण, तो धागों से ही उन्हें जो है परेशानी है। कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट की, हर्षपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, क्रोधपूर्वक या वित्थापूर्वक। कठपुतली को क्रोध आ गया, तब उसने अपनी इच्छा प्रकट की, किससे? क्रोध के साथ। ये याद रखना आप। कठपुतली गुस्से में क्यों उबल पड़ी? आजाद होना चाहती थी, वह खेलना चाहती थी, वह पराधीनता से परेशान थी, या उपयुक्त सभी। वह पराधीनता से परेशान थी। अब देखिए, पर यानी दूसरे के अधीन होना। जब कोई किसी दूसरे के अधीन होता है तो वह परेशान हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। तो पराधीनता से वो परेशान थी, और आपने देखा बोली कैसे अपनी इच्छा, गुस्से में, क्रोध से। कठपुतली को किनसे परेशानी थी? धागों से, गुस्से से, पाँव से, फिर आ गया पाँव से। कठपुतली को किनसे परेशानी थी? एक बार इसको आप दोबारा से देखें तो किससे परेशानी हुई? धागों से। हमारा आंसर ए होगा। कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? स्वतंत्र होना चाहती थी, अकेले रहना चाहती थी, पराधीनता से परेशान थी, या उपयुक्त सभी। तो वह स्वतंत्र होना चाहती थी, पराधीनता से परेशान थी, लेकिन वह अकेले रहना चाहती थी, ऐसा नहीं है, वह स्वतंत्र होना चाहती थी। तो गुस्से से क्यों उबल पड़ी? वह जो है स्वतंत्र होना चाहती थी, इसलिए गुस्से से उबल उठी, उसे क्रोध आया कि मुझे जो है किसी के अधीन नहीं रहना। कठपुतली शब्द का अर्थ क्या है? गांव की पुतली, काठ की गुड़िया, काठ की पुतली या प्लास्टिक की गुड़िया। तो काठ की पुतली को ही हम कठपुतली कहते हैं। व्याकरण भाग में आप देखें कि किस प्रकार के प्रश्न आपको करने हैं। जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाषा। क्योंकि जब तक आपके पास कोई भाषा नहीं होगी, आप अपने भाव और विचार दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, कोई भाषा तो होनी चाहिए, तभी तो आप अपने भाव को और विचारों को प्रकट करेंगे। व्याकरण का ज्ञान भले ही आपको ना हो, हम जब बोलते हैं तो सामान्य व्याकरण के नियमों की हम प्रवाह नहीं करते, इसलिए भाषा जरूरी है। आगे है भाषा की हमें कितने रूप प्राप्त होते हैं। भाषा के हमें कितने रूप प्राप्त होते हैं? तो वह प्राप्त होते हैं बोलकर और लिखकर। या तो बोल के ही हम जो है भाषा का वर्णन करेंगे, या हम जो है लिखकर। संकेतिक भाषा नहीं होती, क्योंकि संकेत में जो है शब्द नहीं होते। प्रत्येक ध्वनि के लिए जो लिखित चिन्ह बना लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? किसके लिए? प्रत्येक ध्वनि के लिए, यहां ध्वनि की बात की है, तो उसे कहते हैं हम लिपि। अर्थात आप जो भी मुख से ध्वनि निकालते हैं, ए, आ, ई, क, ख, ग, कुछ भी आप जब बोलते हैं उसके लिए कोई चिन्ह बनाया हुआ है, उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। अर्थात हमारे लिखने का जो ढंग है, जिस ध्वनि को हमने जब क लिखा तो हमने कहा कि क में ही क्या है, इसकी ध्वनि है, तो इसलिए वो जो लिखित चिन्ह हैं वो लिपि होते हैं। भाषा के नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। देखिए, भाषा बोलने का साधन है, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, लेकिन इसके नियम जिसमें हों उस शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। कि आपको कर्ता पहले बोलना है, फिर कर्म, फिर क्रिया। आप यह नहीं कहेंगे कि मैं पीता हूँ पानी, यह इंग्लिश का नियम हो जाएगा, आई ड्रिंक वाटर। लेकिन हमारी जो हिंदी का नियम है वह पहले कर्ता म,
फिर आएगा हमारा कर्म पानी और फिर आएगी क्रिया पीता हूँ। तो इस प्रकार का जो भाषा के नियम का ज्ञान कराए वह होता है व्याकरण। इशारों द्वारा किया गया संप्रेषण क्या भाषा कहलाता है? नहीं, भाषा नहीं हो सकता। भाषा में शब्द या ध्वनियों का या वर्णों का होना अनिवार्य है। उच्चारण की जाने वाली भाषा का आधार क्या है? अगर हम बोलकर भाषा मतलब बोलकर कोई बात कहते हैं, उसका आधार होता है ध्वनि, और जब हम लिखकर कहते हैं उसका आधार होता है वर्ण। जैसे मकान का आधार क्या होती है? ईंट होती है नीचे वाली। तो उसी प्रकार बोलते जब हैं तो हमें ध्वनि की आवश्यकता होती है, और लिखते जब हैं तब हमें वर्ण की आवश्यकता होती है। तो आप कहेंगे उच्चारण की जाने वाली भाषा का आधार होता है ध्वनि, और लिखित भाषा का आधार क्या होता है? वर्ण। लिखने में वर्णों की आवश्यकता पड़ती है और बोलने में ध्वनि की। संस्कृत की लिपि क्या है? तो है देवनागरी। संस्कृत कौन बोलते थे? देवता लोग बोलते थे, तो देवनागरी। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। किसके? व्याकरण के। पहले जैसे वर्ण, फिर शब्द, और फिर जो है आपका आ जाता है वाक्य। ये व्याकरण के अंग माने गए हैं कि पहले वर्णों के बारे में विचार चलता है, फिर शब्दों के बारे में, और फिर जो है वाक्यों के बारे में। किसी ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? अगर हमने ध्वनि को लिखित रूप दे दिया तो उसे हम वर्ण बोलेंगे। जैसे ध्वनि निकाले क, तो क हमने लिख दिया, ख तो ख हमने लिख दिया। तो ध्वनि को जब हमने वो रूप दे दिया उसे हम वर्ण कहेंगे। स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। जो 13 कहते हैं वो 2 जो है आयोग वाह हैं, अंग और अह। स्वर जो है वह 11 होते हैं। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 होती है। वर्गीय व्यंजन कौन से? जो एक वर्ग में होते हैं, और एक वर्ग में एक लाइन में 5 ही होते हैं। क ख ग घ ङ च च ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, अर्थात क च ट त प। ये जो है 5 वर्ग हैं और प्रत्येक में जो है 5-5 वर्ण हैं। इसलिए पूछा है कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25। एक लाइन में 5, टोटल 5 लाइनें, 5 गुणा 5। इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ वर्ण नहीं है? अंतस्थ, अंतः स्थित, जो बीच में स्थित है, कि ना तो वो स्वर है और ना ही वो पूरी तरह से व्यंजन है। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से हैं? तो य र ल व जो हैं वह हमारे अंतस्थ हैं। क्यों? क्योंकि ई और भिन्न वर्ण के मेल से य बना है यण संधि से, और री प्लस भिन्न वर्ण के मेल से बना है र यण संधि से। री प्लस भिन्न वर्ण के मेल से बना है ल यण संधि से। लेकिन स क्या है? वह ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो मुख के पार्ट हमारे पास में आ जाते हैं और हवा जो है संकरे रास्ते से निकलती है, और वह कहते हैं कि ऊष्मा को प्राप्त कर लेती है। इसलिए आपका डी आंसर होगा। स अंतस्थ नहीं, ये ऊष्म है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या है ये 4। ये हमारा बी आंसर जो है इसमें होगा। अनुस्वार को लिखकर व्यक्त करने का चिन्ह कौन सा होगा? अंग। और जो चंद्र बिंदु लगा होता है वह अनुनासिक होता है। उसे याद करने के लिए हम ट्रिक यूज करते हैं कि अनुनासिक, अनु की नाक कैसी? चांद जैसी। तो चंद्र बिंदु होता है अनुनासिक, और जिसपे एक बिंदी लगी होती है उसे कहते हैं हम अनुस्वार। ए आंसर। वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्णों को जब अलग अलग करते हैं तो उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे राम, र हलंत, उसमें से हम पावर निकालेंगे आ, मैं हलंत करके उसकी पावर निकालेंगे अ। आगे है सर्फ में कितने वर्ण हैं? देखिए स हलंत लगेगा, अ निकलेगा, 2 तो ये हो गए, आधा र 3, फ हलंत और फिर उसका स्वर अ। स में अ, फ में अ, 4 तो ये हो गए और आधा र, तो कितने बन जाते हैं हमारे? जो है 5 वर्ण इसमें आते हैं। बी हमारा आंसर हुआ। सर्फ में कितने वर्ण हैं? 5। गांव में कितने वर्ण हैं? देखिए गांव जब हम ये शब्द बोलते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 4 वर्ण। और क्ष किन वर्णों के मेल से बना है? देखिए क हलंत और श, क्ष, इसके मेल से ही बना है क्ष। क हलंत और श से बना है क्ष। सी आंसर होगा। ज हलंत और य को मिलाकर कौन सा वर्ण बनता है?
तो बनता है पहला ए आंसर होगा। ये ज्ञ नहीं होता, ये ज्ञ होता है, क्योंकि त और र से बना त्र, श और र से बना श्र, क और श से बना क्ष। तो आप सोच करके देखिए, जो ज और य से बना है उसे ज्ञ कहेंगे, ज्ञ नहीं। ये जो ज्ञ है यह अशुद्ध उच्चारण है, प्रॉपर जो उच्चारण होगा वो ज्ञ होगा। विज्ञान कहेंगे, यज्ञ कहेंगे। तो हम जो है कई शब्दों को अशुद्ध बोलते हैं। पक्का में कितने वर्ण हैं? अब आप यहाँ देखें, पक्का में इसमें है हमारा डी आंसर होगा 5। प में 2 हो गए, प हलंत और अ। का में 2 हो गए, क हलंत और आ 4। और एक हमारा जो है बीच वाला क, जिसको हम सिर्फ हलंत लगा करके छोड़ते हैं, पक्का में 5 वर्ण हमारे आते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, ए आंसर। और जो चंद्र बिंदु होता है वह होता है अनु की नास जैसा अनुनासिक, चंद्र बिंदु अनुनासिक। और सिंपल जो बिंदी आपको दिखाई देती है अनुस्वार। आगे है अह को क्या कहते हैं? इसको विसर्ग कहते हैं, जैसे रामः, महेशः, ठीक है, सुरेशः। तो इस प्रकार से अह जो है वो विसर्ग है। ग क्या है? तो ग व्यंजन है, ये आप ध्यान रखें। ओ कौन सा वर्ण है? तो ओ है हमारा स्वर वर्ण, ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर है। क हलंत में कौन सा स्वर है? कोई नहीं, डी आंसर होगा हमारा, क्योंकि जिसमें हलंत लगा होता है उसमें कोई स्वर नहीं होता, और जिसमें हलंत नहीं होता, कोई मात्रा नहीं दिखाई देती, तो वहां पर अ की मात्रा आपको प्राप्त होगी। बोली ना बोलना एक बार है। हम कहेंगे कि विद्यार्थी जो है व्याकरण का ज्ञान सतत अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके 100 MCQ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चनों का जो है मैंने इसमें जवाब देने का प्रयास किया है, और आप जो है इसका हार्ड प्रिंट जो है निकलवा सकते हैं, वह आप इसका निकलवा लें। धन्यवाद।